नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत मात्रा आज आपके सामने भारतीय इतिहास के एक टॉपिक सिंधु सभ्यता पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमारे सामने सिंधु सभ्यता का कैसे उद्भव हुआ, सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल है और जो सिंधु सभ्यता थी उसका कैसे पतन हुआ, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक पर पूरी चर्चा करेंगे। और चलिए दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता, ये जो सिंधु सभ्यता है इसकी पहचान किसने की, इस पर किस किस व्यक्तियों ने कार्य किया और ये जो सिंधु सभ्यता है हमारे सामने कैसे इसका उद्भव हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है इसकी पहचान करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन है, इसने 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का एक स्थल था हड़प्पा, और इस हड़प्पा के टीलों की इसने क्या की, पहचान की। तो चार्ल्स मेसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की क्या की, पहचान की। और 1826 ईस्वी में उसके बाद में एक ब्रिटिश सैनिक ने कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक बेल की मुहर लाकर दी, और उस बेल की मुहर के ऊपर कुबड़ नहीं था। फिर भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस हड़प्पा टीले का लगभग 3 वर्षों तक सर्वे किया, परंतु यहां पर कोई सभ्यता दबी पड़ी है, इस नतीजे पर अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं पहुंचे। तो दूसरे व्यक्ति जो यहां पर कार्य करने वाले थे वो थे एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने 1853 से लेकर 1856 ईस्वी तक ये जो हड़प्पा है यहां के टीलों का सर्वे किया, परंतु कोई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं, तो दो भाई थे, एक का नाम था जॉन बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम वर्टन। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को एक कार्य दिया गया कि इनको लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछानी थी, और इन दोनों भाइयों ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई। जैसे हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में कि 1853 में हमारे भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। उसके पहले के भी साक्ष्य मिले हैं, कहां से, रुड़की से। तो भारत में जो रेलवे का कार्य चल रहा था उसी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया गया। और इन दोनों भाइयों ने 1856 में जो ये हमारा हड़प्पा नामक टीला है, यहां से जो कुछ ईंटें हैं वो इन्हें प्राप्त हुई, और इन ईंटों का प्रयोग इन्होंने लाहौर से कराची 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में इन्होंने हड़प्पा टीले की ईंटों को प्रयोग में लिया था। उसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन होता है कब, 1861 ईस्वी में। तो इसी भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन 1861 में हुआ, और इसके जो प्रथम महानिदेशक वो कनिंघम को बनाया गया। बाद में 1904 ईस्वी में इस भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने कौन, जॉन मार्शल। 1904 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बन गए, महानिदेशक बन गए।
तो दोस्तों आपसे यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन कब हुआ। तो 1861 ईस्वी में हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ और उसके पहले महानिदेशक किन्हें बनाया गया, तो कनिगम को उनका पहला महानिदेशक बनाया गया। 1904 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने और इन्हीं जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी को राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की क्या की, खोज की। तो दोस्तों आपके सामने है कि जो सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, उसकी पहचान करने वाले या सिंधु सभ्यता की पहचान करने वाले जो व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन थे। 1826 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा टीले की पहचान की। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिगम, इन्होंने 1853 से लेकर 1856 ईस्वी तक हड़प्पा नामक जो टीला था वहां पर सर्वे का कार्य किया, परंतु ये कोई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे। उसके बाद में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन दोनों भाइयों को लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया गया और इन दोनों भाइयों ने मिलकर लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछाई, उसमें इन्होंने हड़प्पा टीले से जो ईंटें इन्हें प्राप्त हुई उनको इनका यानी प्रयोग में ली थी। आगे हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग का 1861 ईस्वी में क्या हो गया, गठन हुआ और उसके प्रथम महानिदेशक है वो कनिगम को बनाया गया। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल उसके महानिदेशक बने और उन्हीं के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हमारे सामने एक नई सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली और राय बहादुर दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए दोस्तों आगे हम हड़प्पा सभ्यता के नामकरण और इसके कालक्रम के बारे में हम बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बात करें तो इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। कुछ अलग अलग विद्वानों ने, जैसे गोल्डन चाइल्ड है, इन्होंने इसे पहली नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। M.R. मुगल है, उन्होंने इन्हें बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। तो इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो सिंधु सभ्यता या हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, इसका एक नाम तो है आपका हड़प्पा सभ्यता और ये इसका नाम है तकनीकी रूप से, यानी जो पुरातत्व विभाग होता है उसके अनुसार जिस सभ्यता की खोज होती है और वहां पर जो पहला स्थल खोजा जाता है उसी पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तकनीकी रूप से इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो नाम दिया इसे सबसे पहले 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि हमारे सामने एक सभ्यता आई और उसका नाम है सिंधु सभ्यता। और तब तक हमारे सिंधु सभ्यता के 2-3 स्थल खोजे जा चुके थे, क्योंकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इस जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ये जो द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज है, इसमें एक लेख प्रकाशित किया और उस लेख में इन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था।
बाद में ये जो जॉन मार्शल है, इन्होंने सिंधु सभ्यता पर एक पुस्तक भी लिखी थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नाम की एक पुस्तक लिखी, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन एंड द इंडस सिविलाइजेशन। और ये जो पुस्तक है, इसमें भी इन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था। इसको सिंधु सभ्यता कहने वाले जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे मोर्टिमर व्हीलर। मोर्टिमर व्हीलर, मोर्टिमर व्हीलर ने भी एक पुस्तक लिखी, सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली और बियॉन्ड। ये जो पुस्तक है मोर्टिमर व्हीलर की है, सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है इसमें भी इन्होंने इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया था। उसके बाद में हम बात करें M.R. मुगल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अर्ली हड़प्पा कल्चर। अर्ली हड़प्पा कल्चर जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने इसे बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। तो इसे बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाले जो व्यक्ति थे M.R. मुगल थे, और M.R. मुगल है, उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था अर्ली हड़प्पा कल्चर। अर्ली हड़प्पा जो कल्चर है पुस्तक है, उसमें इन्होंने इस सभ्यता को बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। इसके बाद में हम एक बात और करें, गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी, द अर्बन रिवॉल्यूशन, अर्बन रिवॉल्यूशन। और ये जो गॉर्डन चाइल्ड की जो पुस्तक है द अर्बन रिवॉल्यूशन, इन्होंने इस पुस्तक में आपकी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा जो दी थी वो गॉर्डन चाइल्ड ने दी थी। और वैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, और इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता है वो तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कैसे है, क्योंकि इससे पहले मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी वो कांस्य युगीन थी, और उसके बाद में सिंधु जो घाटी सभ्यता है वो तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो इसे हड़प्पा सभ्यता तकनीकी रूप से कहा जाता है, क्योंकि पुरातत्व विभाग का नियम होता है और उसके अनुसार जिस सभ्यता स्थल की सबसे पहले खोज की जाती है उसी पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं। और सिंधु सभ्यता इसे कहने वाले जो व्यक्ति थे जॉन मार्शल थे। 1924 में इन्होंने दुनिया को बताया कि हमने एक सभ्यता की खोज की है, और इन्होंने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज जो समाचार पत्र था उसमें एक लेख प्रकाशित किया, और उसमें इन्होंने बताया कि हमने एक नई सभ्यता की खोज की है, और तब इन्होंने पहली बार इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था।
उसके बाद में 1931 ईस्वी में इन्होंने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी और इसमें भी इन्होंने आपकी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। उसके बाद में हम बात करें मोर्टिमर वेहिलर, इन्होंने सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली और बियॉन्ड, ये जो पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में इसे जो मोर्टिमर वेहिलर है इन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। अब हम बात करें एम.आर. मुगल की, तो एम.आर. जो मुगल थे इन्होंने अर्ली हड़प्पा कल्चर नाम की पुस्तक लिखी और इसमें इन्होंने इस सभ्यता को बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। उसके बाद हम बात करें गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इन्होंने इसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी या इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। इसके अलावा हम बात करें तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और ये कारण क्या है कि इसका जो सर्वाधिक संकेंद्रण था वो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे पर था, यानी जो हमारी प्राचीन सरस्वती नदी थी उसके ऊपर हमें जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल है वो मिले हैं या उनके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर इसके स्थल मिले हैं, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम इसके बारे में, इसके कालक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। कालक्रम, तो सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है उसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, जिसमें हमें जो बहु उपयोगी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां से अब तक कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो सबसे पहले इसका जो कालक्रम तय करने वाले व्यक्ति थे, सर्वप्रथम तो सिंधु सभ्यता का कालक्रम तय किया वो 1931 ईस्वी में जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल ने बताया कि आपकी जो ये सिंधु सभ्यता है ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य रही थी, यानी ईसा मसीह के जीवन से 3250 वर्ष पहले की ये सभ्यता थी और 2750 ईसा पूर्व तक ये रही थी। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम निर्धारित किया वो व्यक्ति थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने बताया कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य आपकी सिंधु सभ्यता का कालक्रम था। और ये जो कालक्रम है इसका एक आधार और है सारगोन मेसोपोटामिया, यहां का ये जो सारगोन अभिलेख है इसमें भी आपकी सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। और इसी के आधार पर आपकी सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया था। दूसरी हम बात करें कि सिंधु सभ्यता का सबसे उच्चतर कालक्रम किसने बताया, तो माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व के मध्य बताया था। सिंधु सभ्यता का सबसे उच्चतर का जो कालक्रम निर्धारित किया वो किन्होंने किया, माधव स्वरूप वत्स ने, और इन्होंने 3500 से 2700 ईसा पूर्व के मध्य आपकी सिंधु सभ्यता का कालक्रम बताया था। सबसे निम्नतम कालक्रम की हम बात करें तो एक विद्वान थे फेयर सर्विस थे, इन्होंने आपकी सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना था। इसके अलावा हम बात करें तो एनसीईआरटी
एनसीईआरटी एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। 2600 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। इसके अलावा हम बात करें C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। C14 कार्बन डेटिंग जो पद्धति है इसका जो विकास करने वाले व्यक्ति थे 1949 ईस्वी में C14 कार्बन डेटिंग पद्धति विलार्ड फ्रैंक लीवी ने C14 कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास किया। और ये जो C14 कार्बन डेटिंग पद्धति है इससे सिंधु सभ्यता का कालक्रम का जो निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे वो थे डीपी अग्रवाल यानी धर्मपाल अग्रवाल और रोमिला थापर। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने आपकी जो सिंधु सभ्यता है उसका जो प्रमाणिक कालक्रम तय किया था वो प्रमाणिक कालक्रम था 2300 से 1750 ईसा पूर्व। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमाणिक कालक्रम है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमाणिक कालक्रम कितना है तो सिंधु सभ्यता का प्रमाणिक कालक्रम जो C14 कार्बन डेटिंग पद्धति है उनके अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। तो कालक्रम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कालक्रम का निर्धारण किया जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1931 में 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया था। उसका आधार क्या है? सारगोन मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है उसके आधार पर भी सिंधु सभ्यता का कालक्रम है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। आगे हम बात करें तो सबसे ऊंचा जो कालक्रम निर्धारित किया वो किया माधव स्वरूप वत्स ने। और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार आपकी जो सिंधु सभ्यता है उसका कालक्रम है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व है। उसके अलावा हम बात करें फेयर सर्विस, इन्होंने सिंधु सभ्यता का सबसे निम्नतम कालक्रम तय किया और सिंधु सभ्यता का सबसे जो निम्नतम कालक्रम है वो इन्होंने 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना था। इसके अलावा हम बात करें एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। एनसीईआरटी वाला भी आप याद रखना। C14 कार्बन डेटिंग यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे राजस्थान में राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो C14 के अनुसार इसका जो कालक्रम है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। C14 जो पद्धति है 1949 में विलार्ड फ्रैंक लीवी ने इसका विकास किया। इस C14 के द्वारा हमारे भारत में जो सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया था वो कालक्रम निर्धारित किया डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल और रोमिला थापर ने। और इन्होंने सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया था। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में चार प्रजातियों के लोग निवास करते थे। यानी सिंधु सभ्यता है वो चार प्रजातियों का मिश्रित रूप है। सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग थे उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंधु सभ्यता में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये वो जाति है जिसने भारत में सबसे पहले शिवलिंग या लिंग पूजा की शुरुआत की थी। शिवलिंग पूजा की शुरुआत का अगर आपसे पूछे कि शिवलिंग पूजा की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो जाति है इसने शिवलिंग पूजा की शुरुआत की थी। और सिंधु सभ्यता की एक प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय
भूमध्य सागरीय, और इन्हें आप द्रविड़ लोग भी बोल सकते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो निवास करने वाले लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे। संभवतः देखकर पूछे कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग निवास करते थे, तो भूमध्य सागरीय थे। इसके अलावा मंगोलाइड और इसके अलावा एल्पाइन। तो सिंधु सभ्यता में इन 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और एल्पाइन। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत में लिंग पूजा या शिवलिंग पूजा की शुरुआत किस जाति ने की, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो जाति है उसने भारत में शिवलिंग पूजा की शुरुआत की थी। अब सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, इनका जो मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। और इसके ऊपर हम बात करें तो एक विद्वान थे वीवी लाल ने सबसे पहले ये प्रतिपादित किया कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य लोग थे। वीवी लाल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रतिपादित किया कि सिंधु सभ्यता के निर्माता और वैदिक सभ्यता के निर्माता एक ही जाति के यानी आर्य लोग थे। लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। दूसरी हम बात करें राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी, इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ लोग थे। कौन थे? द्रविड़ लोग थे। और संभवतः देखकर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के निर्माता संभवतः कौन थे, तो द्रविड़ लोग आपको वहां पर उसका आंसर करना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता संभवतः कौन थे, तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ लोग थे। इसके अलावा हम बात करें मोर्टिमर व्हीलर, गोल्डन चाइल्ड, इनका जो मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे। इसके अलावा हम बात करें तो फेयर सर्विस और रोमिला थापर, इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता ग्रामीण या बलूची ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। बलूची ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल और अमलानंद घोष। डॉक्टर धर्मपाल और अमलानंद जो घोष है, इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो सोंथी सभ्यता के लोग थे। कौन थे? सोंथी सभ्यता के लोग। सोंथी सभ्यता के लोग। दोबारा से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में कितनी प्रजातियों ने निवास किया, तो सिंधु सभ्यता के अंदर 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे, या 4 प्रजातियों की ये मिश्रित एक सभ्यता थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिन्होंने भारत में सबसे पहले शिवलिंग पूजा की शुरुआत की थी, भूमध्य सागरीय
संभवतः देकर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग निवास करते थे, तो आपको वहां पर आंसर करना है कि भूमध्य सागरीय लोग थे। इसके अलावा मंगोलाइड और एल्पाइन, 4 प्रजातियां सिंधु सभ्यता में निवास करती थी। निर्माता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र, इन दोनों का क्या मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य लोग थे। इसके अलावा हम बात करें राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी, राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी, इनका मानना है कि द्रविड़ लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। और अधिकांश जो विद्वान है इस बात पर सहमत हुए कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे, और इन्हीं भूमध्य सागरीय लोगों को आप द्रविड़ लोग भी कह सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे, संभवतः देकर आपको पूछे कौन थे, तो आप वहां पर द्रविड़ लोग करोगे। मोर्टिमर व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड, इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। और इसके अलावा हम बात करें हेयर सर्विस और रोमिला थापर, हेयर सर्विस और रोमिला थापर ने बताया है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता ग्रामीण संस्कृति के लोग या बलूची ग्रामीण संस्कृति के लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल और अमलानंद घोष की, तो इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे सोंथी सभ्यता के लोग थे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो कहां से कहां तक। हमारी जो सिंधु सभ्यता है वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में फैली हुई है, और सिंधु सभ्यता के हजारों जो स्थल है हमारे सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 971 जो स्थल है वो सिंधु सभ्यता के भारत में, उसके बाद में 400 कुछ स्थल है वो पाकिस्तान में है, और 2 स्थल है वो अफगानिस्तान में। तो ये जो सिंधु सभ्यता है सर्वाधिक स्थल है इसके भारत में। भारत में सर्वाधिक पूछे तो आपके हैं गुजरात में, 2 नंबर पाकिस्तान और 3 नंबर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसके क्या है 2 ही स्थल है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में हम बात करें कि सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक फैली है, तो इसका उत्तरी जो स्थल है वो है मांडा। मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के किनारे पर है, चिनाब नदी के किनारे पर है। इसका जो पूर्वी स्थल है, पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है वो है यूपी में, और ये जो यूपी में आलमगीरपुर है वो हिंडन, यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, इस हिंडन नदी पर आपका आलमगीरपुर स्थल है। दक्षिणी स्थल की हम बात करें तो दक्षिणी जो स्थल है वो है दाइमाबाद। दाइमाबाद है वो है महाराष्ट्र में, और ये जो दाइमाबाद है वो गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे पर है, कहीं कहीं पर इसे गोदावरी नदी पर भी बताया गया है। तो दाइमाबाद है वो महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे पर है। इसके अलावा हम बात करें इसका पश्चिमी स्थल तो वो है आपका सुटका केंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये जो स्थल है वो है दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो है आपका मांडा। मांडा है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। इसका जो पूर्वी स्थल है वो है आपका आलमगीरपुर यूपी में और हिंडन नदी के किनारे पर। इसका जो दक्षिणी स्थल है
वो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में और परवरा नदी के किनारे पर है। और इसका जो पश्चिमी स्थल है वो है सुटका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और ये दासक नदी के किनारे पर है। अब हमने बात की कि सिंधु सभ्यता है वो 3 देशों में फैली हुई है, और सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल आपसे पूछे कि इसका जो उत्तर में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल है। एक का नाम है सोरतु घोई और दूसरे का नाम है मुंडी काग। सोरतु घोई और मुंडी काग। सोरतु घोई और मुंडी काग दोनों स्थल अफगानिस्तान में, और ये जो दोनों स्थल है वो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में है। आपके जो सिंधु सभ्यता के सोरतु घोई नामक स्थल है वहां से सबसे पहले नहरों से सिंचाई होने का प्रमाण मिला है। जैसे सिंधु सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा है, वहां से तालाबों से सिंचाई होने का प्रमाण मिला है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में नहरों से सिंचाई होने का प्रमाण कहां से मिला है, तो इस सोरतु घोई से मिला है। और सोरतु घोई सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो अफगानिस्तान में है। उसके अलावा दूसरा मुंडी काग, भारत में पूछे तो मांडा। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है वो है मांडा। अब इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण है वो 1400 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और पूर्व से पश्चिम पूछे कि पूर्व से पश्चिम कितनी फैली है, तो ये 1600 वर्ग किमी में फैली है, 1600 वर्ग किमी। और इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछे तो वो है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किमी, 13 लाख वर्ग किमी। तो सिंधु सभ्यता है उसके विस्तार के बारे में हमने बात की कि ये 3 देशों में फैली हुई है। सबसे ज्यादा इसके स्थल लगभग 971 स्थल है वो भारत में, और भी स्थलों की खोज होती रहती है, ये आंकड़ा है वो बदलता रहता है। तो सबसे ज्यादा भारत में, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के मात्र 2 स्थल है, वो आपको बता दिए कौन से, सोरतु घोई और मुंडी का। सोरतु घोई है, वहां से हमें भारत में सबसे पहले नहरों से सिंचाई होने का प्रमाण मिला, या नहर प्रणाली का सबसे प्राचीन उदाहरण है वो सोरतु घोई से मिला। अब इसकी बात करें तो भारत में सर्वाधिक स्थल पूछे तो कहां पर है, गुजरात राज्य में है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे पर है, तो चिनाब नदी के किनारे पर है। अब हम बात करते हैं इसका पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है, कहां पर, यूपी में। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं कि इसका दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और किस नदी के किनारे, परवरा नदी। इसका पश्चिमी स्थल सुटका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और किस नदी के किनारे पर है, तो दासक नदी के किनारे पर है। हमारी जो सिंधु सभ्यता है उसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 1400 वर्ग किमी है, और सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो है 1600 वर्ग किमी। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल पूछे तो आपको करना है सोरतु घोई, दूसरा है मुंडी काग, और तीसरा है मांडा। सोरतु घोई वो स्थल है जहां से हमें नहरों से सिंचाई होने का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला।